नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह। आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। देश और दुनिया में आज घटनाओं का दौर लगातार तेज रहा। कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एआई और न्याय व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की, तो कहीं करोड़ों परिवारों के अपने घर सपने को नई उम्मीद मिली। भारत के लिए गर्व की कई खबरें सामने आई हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन और जानते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम और सबसे चर्चित खबरें। जरा सोचिए, क्या भविष्य में एआई अदालतों के फैसले भी सुना सकता है? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने कहा कि एआई न्यायिक प्रक्रिया में मदद जरूर कर सकता है, लेकिन फैसले सुनाने या कानूनी निष्कर्ष निकालने के लिए उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक मानवीय समझ, न्यायिक विवेक और तथ्यों की गहन जांच का कोई विकल्प नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को न्याय व्यवस्था में एआई के संतुलित और जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अगर आपका भी सपना अपना घर बनाने का है, तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ नए शहरी परिवारों को पक्का घर देने की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि यह योजना कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और कितने परिवारों का घर का सपना पूरा कर पाती है। अब बात करते हैं ऐसे हादसे की जो टल गया तो 1200 यात्रियों की जान बच गई। पंजाब के लुधियाना रेलवे स्टेशन पर वैष्णो देवी जा रही कटरा स्पेशल ट्रेन में बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रेन के एक स्लीपर कोच के टॉयलेट के पास अचानक तेज आवाज हुई, जिसके बाद 2 डिब्बों को जोड़ने वाला हिस्सा अलग हो गया। गनीमत ये रही कि उस समय ट्रेन स्टेशन पर धीमी रफ्तार से चल रही थी, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जबकि रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी। फायरिंग मामले में खान सर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई हैं। इसी बीच देर रात पुलिस कोचिंग सेंटर पहुंची, लेकिन खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जैसे ये खबर फैली, बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर जुट गए और रात भर डटे रहे। मौके पर पुलिस और छात्रों के बीच तनावपूर्ण माहौल बना रहा, जबकि प्रशासन हालात को नियंत्रण करने में जुटा रहा। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन इस घटनाक्रम ने पटना में चर्चा और सियासी हलचल दोनों बढ़ा दी है। अब बात हरियाणा के पानीपत से सामने आए एक ऐसे मामले की जिसने पुलिस कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए। एक युवक ने आरोप लगाया है कि पुलिस रेड के दौरान पकड़े गए 19 युवकों में से 15 को कथित तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। युवक का दावा है कि उनके कपड़े उतरवाकर पीटा गया और एक मुखबिर को वीडियो कॉल पर दिखाया गया। मामला सामने आने के बाद संबंधित कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब सभी की नजर जांच की रिपोर्ट पर टिकी है, आखिर सच क्या है। अब बात राजस्थान से आई उस दुखद खबर की, जहां तेज तूफान और खराब मौसम ने भारी तबाही मचा दी है। राज्य के अलग अलग जिले में मौसम से जुड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। कहीं मकान का मलबा गिरने से मां, बेटे और 2 भाई उसकी चपेट में आ गए, तो कहीं तेज हवाओं में उड़कर आई लोहे की चादर एक व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुई। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। अब बात करते हैं किसानों से जुड़े उस मुद्दे की जो एक बार फिर देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। देश में किसानों ने अपनी फसलों के उचित मूल्य की मांग को लेकर फिर आवाज बुलंद की है। एमएसपी को लेकर बहस तेज हो गई है। किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत के बीच उन्हें उनकी उपज का ऐसा दाम मिलना चाहिए जिससे खेती लाभ का सौदा बन सके। किसान संगठनों का मानना है कि एमएसपी को लेकर ठोस व्यवस्था किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या किसानों की मांगों को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आता है या फिर
एमएसपी का मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। लखनऊ में आयोजित श्री राम कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन और चलता तो पीओके भारत का हिस्सा बन सकता था। उनके इस बयान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व की सराहना करते हुए देश की सुरक्षा और सैन्य क्षमताओं की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग भी उठाई। अब उनके इस बयान और मांग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं भी तेज हो गयी। अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर, जिसने करोड़ों खेल प्रेमियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भारतीय हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप के सेमीफाइनल में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में धमाकेदार एंट्री कर ली है। पूरे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन किया और अहम मौके पर गोल दागकर पाकिस्तान को वापसी का मौका नहीं दिया। भारत की इस जीत ने न सिर्फ फाइनल का टिकट पक्का किया है बल्कि एक बार फिर एशियाई हॉकी में टीम इंडिया की ताकत भी दिखा दी है। अब देश भर की नजरें फाइनल मुकाबले पर टिकी है, जहां भारतीय टीम खिताब जीतकर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर.के. प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल मुकाबले में उन्होंने जर्मनी के ग्रैंड मास्टर विसेंट कीमर को हराया। पूरे टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंदा का प्रदर्शन शानदार रहा। सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को 2 बार हराकर सभी को चौंका दिया। उनकी इस ऐतिहासिक जीत को भारतीय शतरंज के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और देश भर में उनकी जमकर सराहना हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की आईटी इंडस्ट्री की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक आईटी उद्योग का एक बड़ा दिग्गज बन चुका है। पुतिन ने ये भी दावा किया है कि ब्रिक्स देश कई क्षेत्रों में G7 देशों से आगे बढ़ रहे हैं। उनके इस बयान को वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती तकनीकी और आर्थिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के संयुक्त विकास और उत्पादन का बड़ा प्रस्ताव दिया है। पुतिन ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के सहयोग की कोई सीमा नहीं और रूस उन्नत तकनीक साझा करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी भविष्य में और मजबूत हो सकती है। अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में बड़ी मदद मिल सकती है। वहीं इसे भारत रूस रक्षा संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि भारत की ओर से फिलहाल इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या फैसला सामने नहीं आया। अब बात पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी एक अहम कूटनीतिक खबर की, जिस पर दोनों देशों की नजरें टिकी हुई हैं। नेपाल के विदेश मंत्री खनाल 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान उनकी भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और सीमा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध बेहद मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब बात उस मुद्दे की जो एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के गिलगित क्षेत्र में प्रस्तावित चुनाव का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा, गिलगित सहित पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और इस पर भारत का अधिकार है। भारत ने इन चुनावों को तथाकथित और दिखावटी करार देते हुए पाकिस्तान से ऐसे कदमों को तुरंत बंद करने की मांग की। इतना ही नहीं, भारत ने पीओके के मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े मुद्दे को भी
प्रमुखता से उठाया है। जरा सोचिए, जब भारत लगातार पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा बताता है, ऐसे में पाकिस्तान की ये कोशिश आने वाले दिनों में एक नई कूटनीतिक बहस को जन्म दे सकती है। चलिए अब नजर डालते हैं देश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों पर। अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति से आई उस खबर की ओर जिसने कांग्रेस संगठन के भीतर हलचल बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में बड़ा सियासी संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कांगड़ा के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नीरज भारती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। नीरज भारती ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को निकम्मी बताते हुए उसके कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार और संगठन में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस इस्तीफे के बाद अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर कांग्रेस के भीतर किसी बड़े असंतोष की शुरुआत। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सबकी नजर बनी रहेगी। अब बात तमिलनाडु की उस खबर की जिसने राज्य की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी से अलग होने के बाद एक नई राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर दी। दावा किया जा रहा है कि उनके इस अभियान को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं। अन्नामलाई लंबे समय से तमिलनाडु बीजेपी का सबसे चर्चित चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में उनके नए कदम को राज्य की राजनीति के लिए एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उनके समर्थन को लेकर सामने आ रहे आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि क्या अन्नामलाई का ये नया अभियान तमिलनाडु की सियासत में कोई बदलाव ला सकता है। अब बात मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी उस खबर की जहां राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की करीबी माने जाने वाली मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद पार्टी के भीतर नाराजगी और बगावत की चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के तीसरा उम्मीदवार उतारने के संकेतों ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ सकती है। जरा सोचिए, अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा चुनाव का यह मुकाबला सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं रहेगा बल्कि एक हाई वोल्टेज राजनीति लड़ाई में बदल सकता है। अब बात देश की राजनीति में तेज हुई बयानबाजी की, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज होती नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा निशाना साधते हुए उनकी नीतियों और बयानों पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और देश के सामने गलत तस्वीर पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। वहीं कांग्रेस की ओर से भी पलटवार की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले दिनों में ये बहस और ज्यादा तेज होने वाली है। अब बात तमिलनाडु बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर की जिसने पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अन्नामलाई की पार्टी छोड़ने की चर्चाओं के बीच अब खबर है कि प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष और एक सचिव ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम को राज्य में बीजेपी के लिए एक बड़ा और झटका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार सामने आ रही ऐसी खबरें संगठन के भीतर चल रही हलचल की ओर इशारा कर सकती हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सबकी नजर बीजेपी नेतृत्व की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से आई उस खबर की ओर जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की ओर से सांसद यूसुफ पठान से इस्तीफा देने का अनुरोध किया गया था ताकि ममता बनर्जी बहरामपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकें। हालांकि खबर है कि यूसुफ पठान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और अलग अलग तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फिलहाल इस पूरे मामले पर किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कौन सा नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिलता है।
बात देश की राजनीति में तेज होती बयानबाजी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर बड़ा निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाने वाले लोग वर्षों तक देश को दूसरे पर निर्भर रखते आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग हमेशा निराशावादी सोच फैलाते हैं और देश की छवि को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता की नाराजगी के कारण वहां मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है और अब विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सबकी नजर टिकी हुई है। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसने राजनीतिक गलियारे में नई बहस छेड़ दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी देश में अराजकता और अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति अवसर तलाश रही है। उन्होंने दावा किया है कि जनता की नाराजगी के कारण कर्नाटक में कांग्रेस को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। जरा सोचिए, जब सत्ता और विपक्ष आमने सामने हो तब ऐसे बयान राजनीतिक तापमान को और बढ़ा देते हैं। फिलहाल कांग्रेस की ओर से जवाब का इंतजार है, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। अब बात उस मुद्दे की जिस पर पर्यावरण, विकास और राजनीतिक तीनों के बीच बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि एक विशेष बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर करीब 16 मिनट का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वे ड्राइविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने परियोजना को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिसके बाद राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस मुद्दे पर अब सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप दौर भी तेज होता नजर आ रहा है। अब बात उसी ग्रेट निकोबार परियोजना की जो राजनीतिक टकराव का नया केंद्र बन गई है। राहुल गांधी ने अपने वीडियो बयान में इस परियोजना को पर्यावरण और आदिवासी समुदायों के लिए खतरा बताया। इसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत के बढ़ते भू राजनीतिक प्रभाव से परेशान हैं। एक तरफ विकास और रणनीतिक महत्व के तर्क दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की चिंताएं सामने रखी जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी बहस लगातार तेज होती जा रही है। अब बात विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर की जिसका असर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। पीएम मोदी ने गुजरात और दमन में 22,655 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजनाओं का उद्देश्य परिवहन कनेक्टिविटी को मजबूत करना, औद्योगिक ढांचे का विस्तार करना, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस दौरान पीएम मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि भारत हरित भविष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी विकास और हरित ऊर्जा दोनों पर सरकार का फोकस साफ दिखाई दे रहा है। अब बात पश्चिम बंगाल से जुड़ी उस बैठक की जिसका असर आने वाले वर्षों में करोड़ों यात्रियों पर पड़ सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक में करीब 1 लाख करोड़ की 61 लंबित रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं को तेजी देने पर चर्चा की गई। भू अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं को पूरा होने से राज्य की रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी को नया स्वरूप मिलेगा। जरा सोचिए, अगर ये परियोजनाएं समय पर पूरी होती है तो बंगाल के परिवहन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों की ओर, जहां विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली है। अल्मोड़ा में खेत बचाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान आईटीबीपी द्वारा उनका पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा क्षेत्र के लिए 138 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब बात ऐसी खबर की जो सरकारी व्यवस्था के मानवीय चेहरे को दिखाती है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे कर्मचारियों के साथ संवाद के दौरान उनकी बातों को गंभीरता से सुना। जब कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें अब तक अमृत भारत एक्सप्रेस में सफर करने का मौका नहीं मिला,
तो रेल मंत्री ने उनकी ये इच्छा पूरी करने का फैसला किया। इस पहल को कर्मचारियों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की मिसाल माना जा रहा है। भारतीय रेल जहां एक तरफ आधुनिक सुविधाओं का विस्तार कर रही, वहीं दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की भावनाओं का भी रखती दिखाई दे रही है। अब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उनके मुताबिक नया सुरक्षा ग्रिड आधुनिक तकनीक, स्थानीय प्रशासन और सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के बेहतर समन्वय पर आधारित होगा। सरकार का लक्ष्य सीमाओं की निगरानी को मजबूत बनाना तथा घुसपैठ और सुरक्षा चुनौतियों से अधिक प्रभावी तरीके से निपटना है। ऐसे में यह परियोजना देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब रुक करते हैं कर्नाटक की राजनीति की ओर, जहां नई सरकार के भीतर मंत्रालयों में बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सरकार के भीतर विभागों के आवंटन को लेकर चल रही हलचल के बीच मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे का जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी एकजुटता के साथ काम कर रही है और सभी फैसले पार्टी हित तथा जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विवाद जल्द खत्म होगा या आने वाले दिनों में और एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अब बात ऐसे में खुलासे की जिसने साइबर और बैंकिंग सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जयपुर पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक मेवात टारगेट गैंग नाम से सक्रिय गिरोह 6 राज्यों में लोगों को निशाना बना रहा था। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 98 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में कई राज्यों में हुई ठगी की घटनाओं से इनके तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। और अब एक ऐसी खबर जो आपका दिल खुश कर सकती है। नैनीताल की सड़कों पर जादू दिखाने वाला नन्हा साहिल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। महज 5 से 7 साल की उम्र में उसकी शानदार जादूगरी और हाथ की सफाई ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। साहिल का वीडियो देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा तक भी पहुंचा। उन्होंने न सिर्फ उसकी तारीफ की बल्कि उसकी पढ़ाई में मदद करने और उसके हुनर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की इच्छा भी जताई। दोस्तों जरा सोचिए, प्रतिभा किसी बड़े मंच की मोहताज नहीं होती। कभी कभी सड़क किनारे दिखा हुनर भी पूरे देश का दिल जीत लेता है। अब बात उत्तर प्रदेश की उस महत्वाकांक्षी योजना की जो हजारों रोजगार पैदा कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को फार्मा और हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। 8000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय फार्मा इकोसिस्टम तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना में बड़े निवेश, बल्क ड्रग निर्माण और मजबूत निर्यात कनेक्टिविटी पर फोकस किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ औद्योगिक विकास को गति मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब बात ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र की एक ऐसी तकनीक की जिसे भविष्य का ईंधन समाधान माना जा रहा है। मारुति की वैगनार फ्लेक्स फ्यूल और हीरो की फ्लेक्स फ्यूल बाइक्स इन दिनों चर्चा में हैं। फ्लेक्स फ्यूल तकनीकों वाले वाहन एथेनॉल और पेट्रोल के अलग अलग मिश्रण पर चल सकते हैं। जानकारों का मानना है कि इससे ईंधन आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और किसानों को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि कई मॉडल अभी परीक्षण या प्रोटोटाइप चरण में हैं। ऐसे में लॉन्च और कीमतों को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। और अब एक ऐसी खबर जो रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद काम की है। लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई माई दीदी सर्विस शुरू की है। इस सेवा के जरिए अब यात्री व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी बुकिंग कर सकेंगे। खास बात यह है कि लॉन्च ऑफर के तहत 13 जून तक इस सुविधा का लाभ बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सरकार और मेट्रो प्रशासन का उद्देश्य यात्रियों को आसान, तेज और पूरी तरह डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराना है। यानी अब टिकट बुकिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाली है। अब बात एक ऐसी नई तकनीक की जो आने वाले समय में आपके मोबाइल लॉगिन का तरीका बदल सकती है। टेलीकॉम सेक्टर में एक नई डिजिटल पहल देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया ने मेटा के साथ मिलकर साइलेंट मोबाइल वेरिफिकेशन की शुरुआत की है। इस तकनीक के जरिए यूजर्स को बार बार OTP या मैनुअल कोड डालने की जरूरत कम होगी
और मोबाइल नंबर की पहचान अपने आप हो सकेगी। जरा सोचिए, अगर लॉगिन करते समय OTP का इंतजार ही न करना पड़े तो कितना समय बच सकता है। कंपनी का दावा है कि इससे प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित बनेगी। अब बात उद्योग और सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर की। देश में पुराने अमोनिया संयंत्रों को अपग्रेड करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि कई प्लांट्स आज भी पुरानी तकनीक पर चल रहे हैं, जिससे उत्पादन क्षमता और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती हैं। यही वजह है कि आधुनिक तकनीक और ऊर्जा कुशल प्रणालियों को अपनाने की बात कही जा रही है। सरकार और उद्योग जगत मिलकर इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे हैं, ताकि उत्पादन अधिक सुरक्षित, प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। अब बात कारपोरेट जगत से जुड़ी उस खबर की जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। वेदांता समूह से जुड़ी ईडी जांच को लेकर कंपनी ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी का कहना है कि जांच के बाद उस पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है। कंपनी ने साफ कहा है कि सभी नियामक की प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद बाजार में हल्की चर्चा जरूर देखने को मिली है। फिलहाल निवेशकों की नजर आगे के घटनाक्रम पर बनी हुई है। अब बात देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि की। अंडमान क्षेत्र से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। ऑयल इंडिया को यहां प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला है, जिसे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री ने वीडियो साझा कर कंपनी को बधाई भी दी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर आगे के मूल्यांकन और सकारात्मक नतीजे मिलते हैं तो ये खोज भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी इस भंडार के विस्तृत मूल्यांकन और उत्पादन क्षमता का आकलन किया जाना बाकी है। अब बात दिल्ली से आई उस खबर की जिसने अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर बड़ा संदेश दिया है। दिल्ली में अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी या किसी तरह की मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इतना ही नहीं, वेतन और पेंशन रोकने जैसी कार्यवाही भी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक समेत कुल 543 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 21 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो ये अपडेट उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बात एक ऐसी भर्ती की जिसका लाखों उम्मीदवारों का इंतजार था। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है और आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून 2026 निर्धारित की गई है। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह बड़ा मौका माना जा रहा है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह भी दी गई है। अब बात देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर 2026 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 29 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जरा सोचिए, देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे में योग्य उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका माना जा रहा है। अब बात ज्योतिष से जुड़ी उस जानकारी की जिसे कई लोग बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक 6 जून की शाम 7:03 से शुरू होकर 11 जून की सुबह 8:16 तक रहेगा। मान्यता है कि जब चंद्रमा विशेष नक्षत्रों में भ्रमण करता है तब पंचक काल बनता है। इस दौरान कुछ विशेष कार्यों को रोकने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि अलग अलग मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार इसके नियम भी अलग हो सकते हैं। अब
अब बात भारतीय अर्थव्यवस्था से आई एक सकारात्मक खबर की। वैश्विक तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 81 पैसे मजबूत होकर 94 रुपए 93 पैसे बंद हुआ है। साथ ही भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% दर्ज की गई है। जानकारों का मानना है कि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और सकारात्मक कारोबारी माहौल का असर भारतीय मुद्रा पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्साहजनक संकेत माने जा। अगर आप घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपके यहाँ मौसम कैसा है? क्या बारिश ने दे दी दस्तक? फिलहाल लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और खुले स्थानों पर जाने से बचें। और अब बात लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट की। यूपी पुलिस दरोगा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी और राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है वे आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों में कोई इस भर्ती की तैयारी कर रहा तो ये जानकारी उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की कैरियर का बड़ा मौका बन सकती। अब बात आम आदमी की जेब से जुड़ी उस खबर की जिस पर हर दिन करोड़ों लोगों की नजर रहती है। क्या वाकई पेट्रोल 115 रुपए लीटर पहुंच गया है? जरा सोचिए, अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ आपकी गाड़ी पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की महंगाई पर भी पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल राहत की बात यह है कि शनिवार 6 जून को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं किया। यानी आज ईंधन के दाम स्थिर है, लेकिन पिछले एक महीने में पेट्रोल की कीमतों में कुल मिलाकर करीब 7.4% और डीजल में 8.4% तक बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। यही वजह है कि कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार और कुछ जगहों पर 110 रुपए से ऊपर बिक रहा है। अब बात हरियाणा की राजनीति से जुड़ी उस खबर की जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और हल्का बल प्रयोग भी किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी प्रदर्शन में शामिल थे, जिन पर वाटर कैनन की बौछार की गई। हालात बिगड़ते देख कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में भी छोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे हरियाणा की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। अब बात उन छात्रों की जिन्होंने विदेश से MBBS की पढ़ाई की है और अब डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। राजस्थान में विदेश से MBBS करने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है, जिसके चलते वे फिलहाल न सरकारी नौकरी कर पा रहे हैं और न ही प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मामला डिग्री की मान्यता और नियम की प्रक्रियाओं से जुड़ा है। इससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य उधर लटक गया है। अब प्रभावित छात्र और उनके परिवार जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं, जबकि इस मुद्दे पर स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र से भी बड़ी बहस तेज हो गई है। अब बात दिल्ली के जंतर मंतर से आई उस खबर की जहां शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने चेतावनी दी है कि अगर शाम 5 बजे तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो वे अगले शनिवार से जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन फिर करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद सबकी नजर सरकार की प्रतिक्रिया और आंदोलन के अगले कदम पर टिकी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट और हर जरूरी जानकारी के लिए बने रहिए हेडलाइन ब्यूरो के साथ। मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह।